अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। दुनिया भर में मिस्टर एन के टाकीज़ के देखने वाले और सुनने वालों को मिस्टर एन के टाकीज़ के प्लेटफॉर्म पर एक बार खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट इब्रार अली, और आप जैसे जानते हैं कि हम आए रोज़ किसी न किसी नई पर्सनालिटी को लेकर आते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पर। उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी सोर्स ऑफ मोटिवेशंस हो गई, इन पर बातचीत करते हैं। इस मरतबा फिर हमने एक रिनोइंग पर्सनालिटी को इनवाइट किया हुआ है हमने अपने मिस्टर एन के टाकीज़ के प्लेटफॉर्म पर, जो एक पुअर बैकग्राउंड रखती हैं, पुअर फैमिली से बैकग्राउंड रखते हैं, और उनकी जो स्ट्रगल थी अर्ली लाइफ से लेकर अपनी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का सफ़र जो उन्होंने तय किया, वो सारा हमारे लिए, हमारे सुनने वालों के लिए उम्मीद है कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा। और जो आज की इस पर्सनालिटी को मैं अपने इस चैनल में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ वो है मिस्टर अमीर अली। और मिस्टर अमीर अली ने जो है फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में स्पेशलाइजेशन की हुई है, और फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए हम इससे जानेंगे, मालूम करेंगे कि ये फ़ील्ड उन्होंने क्यों चूज़ की। तो अभी जो इन्होंने कमीशन क्वालिफाई की हुई है और अपनी सर्विसेज खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं दौड़ के इस कॉलेज और लोगों के लिए, और अपनी एजुकेशन की शम्मा जला रहे हैं लोगों में। तो सर अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग विद अस। हम आपके बेहद मशकूर हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमारे लिए निकाले। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसा गुजर रहा है वक्त? आप आए, हमें खुशी हुई कि आपने जो सीरीज स्टार्ट की है, खास करके जो पिछले एपिसोड से ये सिलसिला आपने चलाया है, इसमें पहले हमारे प्रोफेसर सर गुलाम हुसैन साहब ने जी माशाल्लाह बेहतरीन इम्पैक्ट आ रहा है, और खुशी भी हो रही है कि आप एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशनिस्ट इंडिविजुअल्स को जो है ना आप हाईलाइट कर रहे हो। वंस अगेन वेलकम टू दिस इंस्टीट्यूट। आपके जो बिजी शेड्यूल्स थे, हम तो मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि हम आपको एंगेज करें, अप्रोच कर रहे थे मुसलसल, लेकिन हम बेहद मशकूर हैं अपने टीम के जानिब से कि आपने हमें टाइम निकाल के दिया। सर हम आगे बढ़ते हैं, पहले तो हम पूछेंगे आपके अपनी अर्ली लाइफ के बारे में कि अर्ली लाइफ किस तरह गुजरी आप लोगों की, कहाँ गुजरी और किस तरह की थी। जैसे कि हम ज़िंदगी की को कैटेगराइज करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी कुछ अच्छे से गुजरती है, कुछ अपर क्लास में हम डिवाइड करते हैं, कुछ लोअर क्लास, कुछ मिडिल क्लास। आपने वक्त किस तरह बिताया अपना अर्ली लाइफ का? सर जैसा कि विलेजर लड़के होते हैं, आपने देखा होगा अमूमन कि हमारा भी ताल्लुक जो है देहात से ही था। तो अर्ली जो हमारी एजुकेशन होगी या हमारी जो परवरिश सलमा होगी वो भी गांव की ही है। सही। हमने प्राइमरी की एजुकेशन भी वहाँ से ही हासिल की जी। एज सच के जैसे देहात के लोगों का या देहात के बच्चों का कोई ऐसा रुझान नहीं होता कि मुस्तकबिल में जाकर क्या बनना है। जी। सेम सिचुएशन वाज हियर, बट आई थिंक कि हमारे जो देहात में जो स्कूल था प्राइमरी एजुकेशन जहाँ से आपने भी हासिल की हुई है, माशाल्लाह वहाँ माहौल बहुत बेहतरीन था, इसलिए हमें बहुत अच्छा मौका मिला कि मैंने वहाँ से बेसिस जो है ना हमारे। जी, यानी अर्ली लाइफ जो है आपकी वो एक विलेज से हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अर्ली लाइफ जैसे प्राइमरी आपने प्राइमरी गांव से ही हासिल की है, तो हायर एजुकेशन के लिए यानी जो इस प्राइमरी से हम हाई स्कूल की तरफ जाते हैं तो अमूमन यूँ होता है कि पेरेंट्स की अमूमन विश होती है कि कहीं माइग्रेट किया जाए। तो कोई इस तरह का सीन था या आप ने जो स्कूलिंग कहाँ से फिर हासिल की? हमारी जो हाई स्कूलिंग की एजुकेशन हुई है वो नियर बाय स्कूल ही था, 4-5 किलोमीटर के फासले पर था, वहाँ से हासिल की थी। जी। एक बात बताना चाहूंगा कि जहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन का ताल्लुक था तो आई वाज अमंग द पोजीशन होल्डर्स। मैं और मेरा ही जो उस्ताद था उसका बेटा था, हमारे दरमियान कंपटीशन चला करता था। जी। जहाँ मतलब जैसे ही प्राइमरी की एजुकेशन कंप्लीट हुई उसके बाद हाई स्कूल वाले माहौल में, जैसे आपको मालूम है बच्चा जब देहात का बच्चा शहर में आता है तो वो थोड़ा अंडरएस्टिमेट हो जाता है प्रेशर की वजह से। आउटर फैक्टर्स भी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और हम जो है जो प्राइमरी तक हमारी एजुकेशन थी जो बेहतरीन जा रही थी वो 6th ग्रेड से लेकर 8वीं तक ऐसी नहीं हो सकी। सही, यानी एवरेज बोल सकते हैं आप। फैक्टर्स क्या थे उसको, उसके रुकाव में फैक्टर्स क्या
आप क्या जानते हैं? जो मुझे अब समझ में आ रही है बात, क्योंकि मैं खुद टीचर काम कर रहा हूँ यहाँ, एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, तो मैंने नोट किया है कि जब भी कोई देहात का बच्चा शहर में आता है ना, तो वो शायद समझने लग जाता है कि ये शहर के लोग जो है ना, या इनके बच्चे कोई इनको प्रिविलेज हासिल है, सही। यानी ये सबसे ज़हीन होंगे शायद। सही। तो उस वक्त हमारे भी दिमाग में यही बात चल रही थी कि शायद आया ये जो है ना ट्यूशनिंग भी ले लेते हैं, और क्योंकि पढ़े भी शहर में, शायद इनकी कोई क्वालिटी नहीं, ये कोई इल्यूशन होता है जहन में या कोई बस आपकी बात से एग्री करेंगे, ऐसे ही समझ लें कि एक बचपन में खौफ होता है, खास करके ये जो ना अपर क्लास वाला जो खौफ होता है जी, ना, जी, जी। वो हम पर भी शायद आ गया था उस वक्त। अच्छा, अब जब आप इस फेजेस से निकल कर आए हैं, तो क्या आप कहेंगे कि टीचर्स का ये काम होना चाहिए कि बच्चों की को उस इनसिक्योरिटी और इन्फीरियरिटी से निकालें? वो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हो। एक्चुअली ये जस्ट किसी एक जनरेशन के साथ इसका ताल्लुक नहीं। सही। अगर बात की जाए इंटेलिजेंस की, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे खुद जो है ना 10 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है जी। एजुकेशन की फील्ड में, जी। तो मैंने नोट किया है कि जो इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस है ना, वो देहात के बच्चों में। सही। आप शायद एग्री करें, सही। लोग शायद एग्री करें या ना करें, क्योंकि उनको वसाइल कम मिलते हैं, सही। उनको रिसोर्सेज कम मिलते हैं। बिल्कुल। शहर के बच्चों को तो ऑलरेडी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सही। वो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, बट उनकी जो वो एफिशिएंसी या रिजल्ट्स होती है ना, आई थिंक वो इट इज नॉट एज कंपेरेबल टू द दोस्त दो आर बिलोंगिंग टू विलेज साइड। ओके। आई थिंक ये फर्ज पड़ता है हमारा, खुसूसन के फैकल्टी मेंबर्स का फर्ज बनता है कि जैसे ही कोई बच्चा देहात से शहर की तरफ आए, तो कम से कम उसकी पहले उन स्कूलों में स्कूलिंग की जाए, सही। थॉट स्कूलिंग की जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए कि आप जो है ना, आप आए तो बेशक देहात से हो, वहाँ हो सकता है फैसिलिटीज कम हो, पर आपकी इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है कि इन बच्चों से भी ज्यादा हो। ठीक है सर, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का सफ़र कहाँ से तय किया आप लोगों ने? जहाँ जिस स्कूल में अभी मैं अपॉइंटेड हूँ, यानी जहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एज फिजिक्स काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ही मेरी जो है ना मिडिल की एजुकेशन भी यहीं से रिसीव की, हासिल की। हायर एजुकेशन की एजुकेशन भी मेरी यहीं से ही हुई, यानी वो सेम स्कूल? जी 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 जी। इंटरमीडिएट। कोई और सोर्स और नहीं था जिससे? नो, उस वक्त तक तो सच बताऊं तो मैंने कोई भी ट्यूशन वगैरह नहीं ली जिंदगी में। सही। यानी इसी स्कूल में मैंने इंटरमीडिएट भी की, और अभी इसी स्कूल में इंटरमीडिएट की क्लासेस को मैं पढ़ा दे रहा हूँ। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं? जी जी, जबरदस्त। अच्छा, बीएससी कहाँ से हासिल की सर? बीएससी सर, सच्ची बात ये है कि जो रेगुलर कंसेप्ट हुआ करता था ना पीछे, जी। पिछले 5-10 सालों में देखा गया था, ट्रेंड ये था कि लोग, यानी बच्चे जो है इंटरमीडिएट करने के बाद वो दाखिला ले लेते थे, यानी कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएटेड होते थे, वहां से वो बीए कर लिया करते थे। सही। आम तासुर ये था, बीए कर लिया करते थे। मुझे शायद ये इतना कोई खास कारनामा तो नहीं, पर उस वक्त ये मैं पहला बंदा था, एक स्टूडेंट मेरे साथ था, जो हमने अपने विलेज से पहली मर्तबा जो है ना साइंस में, यानी उस टाइम मना किया जाता था कि आप साइंस कैटेगरी में मत जाओ, आप करो बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी बैचलर ऑफ साइंस की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, कि वो डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता था। तो हमने अपोजिट, वो बोलते हैं ना, विंड के अपोज चलना, तो हमने ट्रेडिशंस के अपोज जाते हुए, यानी वो जैसे कहा जाता है कि जहां पानी का बहाव जाए उसके अपोजिट जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वही चूज किया, और उसी के चुनाव में हमारी शायद मंजिल थी आगे, तो हमने उसी को चुना। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि पानी के बहाव के अगेंस्ट जाना, आपने ये किस तरह डायग्नोज किया, यानी रिकॉग्नाइज किया कि आपके अंदर विल पावर है, पोटेंशियल है कि आप इसको कर सकते हैं, या किसी ने सजेस्ट किया आपको? सच बताऊं तो मेरे बचपन से, खास करके 6 क्लास से जो 8 क्लास का सफर है, उसको छोड़कर बाकी जो ना मेरे किस्मत बोले या क्या बोले, मेरे नाम का असर हो, ऐसा भी हो सकता है, या किस्मत की भी बात हो सकती है। हमेशा जो है ना नया काम करने में मैंने पहल की है। सही। जैसे लेट सपोज के ये भी कोई मतलब मेरे लिए तो कोई इतनी अब बिल्कुल नहीं, आई वाज द फर्स्ट वन who got A grade from my village, आपको भी शायद मालूम होगा। उसके बाद तो A1 भी लोगों ने ले लिया। सही। पर वो जो पहले बंदा होता है ना, तो मेरी जिंदगी में शायद ये चीजें चलती आ रही हैं, हमेशा फर्स्ट सेकंड। सही। अच्छा सर, बीएससी आपने की कॉलेज एफिलिएशन से, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? उस वक्त के जो हालात थे, सच्ची बात ये कि
आई कुड नॉट सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। मैंने टेस्ट दी थी, एंट्री टेस्ट, आई आई अटेम्प्टेड इट, आई अपियर। इंजीनियरिंग की? जी जी बिल्कुल, इंजीनियरिंग फर्स्ट में मैंने अप्लाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। ये कौन किस साल की बात है सर? ये 2012 की। 12 की। तो के 12 जो बैच हुई थी ना, वहाँ सिलेक्शन भी मेरी हो गई थी। आई थिंक वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट था या कोई ऐसा डिपार्टमेंट था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, कि तब तो कंपटीशन भी ज्यादा हुआ करता था बिल्कुल। बनिस्बत आज के। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि मेरिट हाईएस्ट जाया करती थी तब के दौर में। तब का शायद जो 50s में स्कोर आता था ना, वो ही शायद वो उन बच्चों का आता था जो कॉम्पिटेंट होते थे। सही। आजकल कल का हकीकत ये है कि जिन बच्चों को हम खुद भी पढ़ा रहे हैं या जो सोसाइटी से निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी 90 स्कोर ले आ रहे हैं टेस्ट में, जो हम खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। क्या कोई मुआवजा हो रहा है उनके साथ या क्या? अच्छा सर, बीएससी करने के बाद जैसे आपने बताया हालात ही इंसान को आगे लेके जाते हैं ना, अपने हालात को मद्देनजर। बीएससी करने के बाद यूनिवर्सिटी का ख्याल कैसे आया? कोई इंट्यूशन हुआ, कोई फैमिली पुशअप था, या किसी ने फाइनेंशियली आपको इंश्योर किया करवाया हुआ था कि आप? एक्चुअली डियर, जब मैंने 12वीं मुकम्मल कर ली थी तो उसके बाद हमारी हालात इतने कोई अच्छे नहीं थे, तो सोचना पड़ा। पेरेंट्स ने तो नहीं बोला था, यानी घर से किसी ने भी नहीं बोला, पर खुद एक एहसास हुआ कि क्यों ना अपना बोझ अपने आप उठाया जाए। इसलिए मैंने कोशिश की कि उसी टाइम यानी इंटरमीडिएट के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट। अच्छा, एंटर करने के बाद फिर आपने स्कूल की तरफ स्विच किया? जी जी, मैंने प्राइवेट साइड मतलब वहाँ बीएससी की थी, यानी वहाँ रेगुलर क्लासेस, यानी स्कूल भी जाया करते थे और अपनी फीसिस को भी वहाँ पर ओके ओके, सही जी। तो यूनिवर्सिटी की तरफ हम का सवाल था हमारा। ये शायद 2016 की बात है, 2016 था। वहाँ मेरे कोलीग्स थे, यानी जहाँ जिस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था, वहाँ मेरी बीएससी हो चुकी थी। जी, किस साल कंप्लीट हुई? 16 में? हाँ, 14 में स्टार्ट की थी, यानी 15 के लास्ट में, यानी 16 बोल सकते हो आप। ठीक है ठीक 2 है साल का प्रोग्राम था। ठीक है। वहाँ पर उसी स्कूल में कुछ ऐसे दोस्त भी आए जो यूनिवर्सिटी पास आउट थे, यानी उन्होंने डिग्री जो हासिल की थी वो यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेसिस पर आती। ओके। उनके साथ रहने के बाद हमारे मन में भी जो है ना, ये एक तजस्सुस पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ कि क्यों ना हम भी कोशिश करें। सही। तो फिर वहीं से हमने ट्राई की। पहले हमारे दोस्त हैं सर हाकिम, आप उनको पहचानते होंगे, वो हमारे साथ काम किया करते थे पहले, उनको हमने राजी किया ठीक कि है, आप भी चलो हम भी चलते हैं, यानी साथ चलते हाँ, हैं, साथ चलते हैं। उसको मनाने के बाद उसने बोला कि मैं तो तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मसला ये कि मुझे भी पेरेंट्स को मनवाना पड़ेगा। सही। तो उसकी तरफ से मैंने उसके भाई से बात की, उन्होंने एग्री किया, और मेरे भाई ने भी माशाल्लाह कोऑपरेट हमेशा करते थे, उसने भी कोऑपरेट किया। तो इस तरह से हमने ट्राई किया। यूनिवर्सिटी कौन सी से आपने एमएससी की सर? एमएससी की, बीएससी के बजाय एमएससी? बीएससी के बाद मास्टर्स की, मास्टर इन साइंस फिजिक्स में की। फिजिक्स की फील्ड में? अच्छा, तो फिजिक्स ही क्यों? सर इसके पीछे आप मज़ाहिया स्टोरी समझें या यूथ कोई ट्रेंड देख समझें, जो आपको समझ में आए इसको बोल सकते हैं। एक्चुअली सीन ये हुआ था, जब हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तो दोस्तों ने गाइड किया कि ऐसा करो, जो आप पढ़ना चाहते हो ना उसको आप लास्ट में रखो। यानी तब ट्रेंड ये हुआ करते थे कि लोगों के मार्क्स कम आया करते थे, तो उन्होंने सोचा कि इनके भी शायद मार्क्स कम आ जाएंगे, तो इनकी सिलेक्शन बॉटम से होगी। जी जी जी, मुझे शौक था मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में। सही। मेरी पहली चॉइस थी मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाया करता। बॉटम से या सर टॉप से? नहीं, मैंने रखा उसको बॉटम में। अच्छा, यानी एज अ फर्स्ट चॉइस। दोस्तों ने बोला कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो उसको लास्ट में रखो, क्योंकि अक्सर लास्ट वालों की सिलेक्शन होती है, ऊपर वाले जो है ना वो कम ही दिया करते हैं। सही। तो मैंने लास्ट चॉइस 4 नंबर पर रखी थी शायद इंग्लिश, और 3 नंबर पर 4 पर रखी थी मैथ्स, 3 पर रखी थी इंग्लिश, 2 पर थी केमिस्ट्री, फर्स्ट पर थी फिजिक्स। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में सच बताऊं इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ चार ऑप्शन रखे हुए? मैंने 4 ही रखे थे बस, ये 4 चॉइसेस। ठीक है। और हैरत अंगेज तौर पर अजीब बात यह है कि जब टेस्ट हुई तो टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा आ गया, मेरी जीके भी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह तब पढ़ा करता था, और मैथ्स तो मेरे पास थी। तो जब मैंने टेस्ट क्वालिफाई की, यानी टेस्ट की जब रिजल्ट आई, तो मेरी फर्स्ट क्लास पर ही हो गया और मुझे मिला भी फिजिक्स। अब यूनिवर्सिटी का आपको रूल मालूम है
कि आप नीचे से ऊपर जा सकते हो, यानी लास्ट चॉइस से अपवर्ड आप जा सकते हो। हाँ जी जी पर जी, अपवर्ड पोजीशन से, यानी फर्स्ट डाउनवर्ड नहीं जा सकते, डाउनवर्ड नहीं तो जा मैं सकते। वहां फंस गया था, सच बताऊं मैं फंस गया था। मुझे चूंकि पढ़नी मैथमेटिक्स थी और वह सिलेक्शन फिजिक्स में हो चुकी थी। सही। ना मैंने नवीं जमात में फिजिक्स पढ़ी, ना मैट्रिक में, ना फर्स्ट ईयर में, ना इंटर में, और बीएससी का तो आपको मालूम ही है। वो समझो प्राइवेट। आप, हम पेपर ही देते रहे, सीधी बात ये है। यहाँ का माहौल जो है वो सच सही। ये है कि हम पेपर ही देते रहे। यानी इन 4 सालों में, 6 सालों में मैंने कभी फिजिक्स देखी ही नहीं थी। सही, यानी मौजज़ा हुआ एक। मैं तो फंस गया था पहले, सही। सच्ची बात ये, मैं फंस गया था। जब यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गई, वहां गया, सच्ची है कि आप भी हो चुके हो, आप भी वहां के पास आउट हो। जी मैं जब वहाँ यूनिवर्सिटी पहुंचा, क्लासेस नहीं, पहले तो 10-15 दिन सच्ची बात ये है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम होता तो मुझे समझ में आता ना, अब फिजिक्स मैंने पढ़ी नहीं थी। सर, एक बात कह सकते हैं, अमूमन जो यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनके लिए कहा जाता है, पूछा जाता है उनसे कि भाई आप बाय चॉइस आए हैं कि बाय चांस, ये आप पर अप्लाई हो सकता है सर? हम बस हमारे फैसले में हमारी ही मर्जी थी क्योंकि रख तो हम खुद चॉइस जी जी जी, रखी आपने थी। इवन वहां पर मुझे मालूम हुआ कि हमारे ही बिरादरी के प्रोफेसर थे, सर शम्स जलमानी साहब, डॉक्टर शम्स जलमानी साहब। सही। ही वाज अ प्रोफेसर एट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। जी 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 तो जी। मुझे बताया गया कि आप उनसे मिलिए, हो जी। सकता है कि वो आपको डिपार्टमेंट चेंज करवा कर दें। सही। तो मैं गया उनसे मिलने, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में गए हम। जी वहाँ जब सर से मिले, उन्होंने जो उस पॉसिबल था जी उन्होंने हमारी खिदमत भी की। जी। ठंडे दिमाग से बैठकर मुझे समझाया। उसने बोला कि देखो आपको मैथमेटिक्स तो आती है। मैंने बोला जी सर आती है। उसने बोला आप मैथ्स में जाओगे तो आप जस्ट इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाया करोगे। जी। अगर आप फिजिक्स में जाओगे तो आप एट ए टाइम फिजिक्स वाले, मतलब मेडिकल वालों को भी पढ़ा सकते हैं और इंजीनियरिंग के वालों को भी पढ़ा सकते हैं। तो उसने बोला इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आपने सुना होगा, जी जी जी। मुझे ऐसे बोला कि इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर यू। उसने बोला कि हिम्मत मत हारो और आप इसी को परसू करो। इंसान अगर करने पर आए तो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल। ना करने पर आए तो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। तो उनके अल्फाज ने हमारे ऊपर है ना असर डाला। फिर हमारे पास भी 2 ही ऑप्शन थे, या तो वापस आ जाते गाँव अपने। जी। वापस हम आ नहीं सकते थे क्योंकि मैं खुद पहला बंदा था, बिल्कुल। अपने गांव से मैं पहला बंदा था। जी, और गए भी अपने शौक से थे। गए भी अपने शौक। था। अगर वहां से भाग आता तो पिछलों के लिए जो ना खराब मिसाल जी, इमेज जी, पीछे आने वाले बच्चों के लिए। तो हमने सोचा कि मैथ्स तो हमें आती है ना। हमने बोला कि अब स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से। तो 9वीं क्लास से हमने स्टार्ट किया वहाँ। यूनिवर्सिटी की लाइफ में नई के कोर्स को पढ़ रहे। यानी ऐसा करते थे कि सुबह को हम क्लासेस अटेंड कर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास कोई भी मिस नहीं की। सही। सुबह को यूनिवर्सिटी की क्लास लेते थे, फिर जितनी भी समझ आया करते सही। हमने कोशिश की। फिर कुछ दोस्त भी ऐसे मिल गए कि उन्होंने भी हिम्मत दिलाई, मोटिवेट किया और हेल्प करते रहे। बिल्कुल हेल्प करते रहे। कुछ दोस्त ऐसे हैं, जैसे शायद आप भी जानते हो जी। मैं इस यहाँ से पैगाम देना चाहूंगा और शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। हमारे दोस्त है साईं अब्दुल जब्बार शाह साहब। जी जी जी। उनकी मेहनत और कुछ और दोस्तों की मेहनत की बदौलत है ना अख्तर बोरदार साहब, इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इनकी मेहनत की बदौलत जो कुछ हम फिजिक्स में सर्वाइव किया ना, इन दोनों की वजह से। सही। सर, आखिर में हम आपसे मालूम करना चाहेंगे कि फिज़िक्स की फील्ड हो या किसी और फील्ड, इसमें अगर कोई कमीशन क्वालिफाई करना चाहे तो जो एस्पायरेंट्स वो ख्वाहिश रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं कमीशन देने के लिए, तो उनके लिए पढ़ने के सोर्सेज क्या होने चाहिए, स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए और मेथडोलॉजीज़ कौन सी अप्लाई करें जो अपनी इस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करके वो क्वालिफाई करें? यार जहाँ तक मेरा अपना माजी रहा है, यानी जो मैंने रिसोर्सेज यूज किए, तो देखो आजकल के दौर में आपके लिए कोई भी इल्म हासिल करना मुश्किल काम नहीं। आपके पास यूट्यूब की सहूलत मौजूद है, जैसे मैंने खुद यूज किया है। सही। मैं सुबह को तो यूनिवर्सिटी में फिजिकल क्लासेस लिया करता था। सही। वो तो मास्टर्स लेवल की क्लासेस हुआ करती थी। अब उन्हीं चीजों के बारे में फर्दर एडवांस स्टडी के लिए मैंने खुद यूज किया है यूट्यूब। यानी सच्ची बात बताऊं कि 5-5 घंटे भी मैं वहां पर ऑनलाइन स्टडी किया करता यूट्यूब पर। तो मल्टी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे ना, यानी बहुत सारे लोगों का काम एक ही टॉपिक पर जब आपको मिल जाएगा तो आपको बेस्ट से बेस्ट उसकी तैयारी करने में मिल जाएगी। सही। कमीशन की तैयारी हो,
किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो या इवन आप डिग्री के लिए तैयारी करना चाह रहे हो कि हमें कोई पेपर वगैरह देने हैं, तो मेरी यही तैयारी होती थी कि सुबह को फिजिकल क्लासेस लेकर उनको समअप करके सारे सेमेस्टर का जो वर्क हुआ करता था वो नोट किया करता था। जब लास्ट टाइम मतलब पेपर्स की रातें आया करती थी या कमीशन के दौरान, कमीशन की टेस्ट के दौरान, फिर उसका रिवीजन कर लिया करता था। सही। वहाँ जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स के दौरान मैं प्रेफर देता था पास्ट पेपर्स को। सही। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज के पेपर में वो रिसाइकलिंग चलती रहती है, सही। यानी वो रीशफलिंग करके वो पास्ट पेपर्स को ही बस थोड़ा सा न्यू फॉर्मेट में लाकर अक्सर कर वही दिया करते थे। सर फिजिक्स की हम कमीशन की बात करें तो फिजिक्स की कमीशन क्वालिफाई करने के लिए लेक्चरर की, एसएस की, उसके लिए क्या सोर्सेस हैं, आप क्या सजेस्ट? 2 बुक्स हैं हमारी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स के नाम से। अच्छा जी, हेलरिज एंड रेजनिक की बुक्स हैं। आई थिंक जैसे मज़ाहिब की किताबें होती हैं ना, ऐसे फिजिक्स की किताबों में इनको वही दर्जा हासिल है। सही। यानी फिजिक्स की फील्ड में हेलरिज एंड रेजनिक की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स सही। बेस्ट बुक है। सही। ये जिसने कवर कर ली ना, मेरे हिसाब से वो आधा तो लेक्चरर बन ही चुका। अच्छा सर, इसका एक अहम पॉइंट ये भी है कि इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है कमीशन क्वालिफायर कैंडिडेट से? जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, मुझे लगता ये है कि वो उस दिन पर डिपेंड करता है कि आया वो आपके लिए दिन लकी है या कैसे है। मैं खुद बताऊं कि मुझसे जब लेक्चरर में पूछा गया तो मैंने मास्टर्स लेवल में से बताया था। सही। और अभी सच बोलूं तो कभी कभी मुझे लगता है मैंने गलत किया, क्योंकि वो हाईली एडवांस टॉपिक था। सही। और जो लेक्चरर का इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला बंदा था पैनल में, वो सब्जेक्ट का था, मुझे नहीं लगता कि उसे भी वो समझ में ऐसा आ रहा था। इन मैंने अपने साथ खुद ही किया। बहरहाल दूसरों को सलाह ये यानी सजेशन ये होगी कि आप फ्लो के साथ चलो। फ्लो के साथ मतलब जो सिंपल टॉपिक्स चल रहे हैं ना, आप उन्हीं को देख लो। बाद में इसका फायदा भी हुआ हमें। सही। ड्यूरिंग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो सवाल पूछे जा रहे थे सिंपल 11वीं 12वीं से, हमने बस उन्हीं को देख लिया और उन्हीं में से पूछा गया। सही। सर यानी सोर्सेस जो हैं यूट्यूब होना चाहिए और जो आपने सजेस्ट यूट्यूब और जो कोर्स के बुक्स हों आपको, यानी यूनिवर्सिटी में एक गाइडलाइन दी जाती है, रिकमेंडेड बुक्स बताई जाती हैं कि इन बुक्स को आपको परस्यू करना है। तो आई थिंक आपको अटैच रहना चाहिए, यानी उन सब स्टूडेंट्स को जो फिजिक्स की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, आपके सिलेबस के जो भी बुक्स हैं, कोर्स वर्क के बुक जो हैं, उनको देखा करें। सही। वही आपकी कामयाबी की सीढ़ी बनेगी। प्रैक्टिस और ये साथ में चलती रहेगी उसकी। जी, आप एक मरतबा अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना फिजिक्स की बुक्स, थोड़ी सी आपकी जो ना मैथ्स पर ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते। सही। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग विद अस। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस थे उनसे हमें और हम मिस्टर एन के टाकीज़ के देखने और सुनने वालों को आगाह किया, और हम आपके फिर से बेहद शुक्रगुजार हैं। मुझे खुशी हुई कि आप आए और ये सीरीज को बढ़ाने के लिए एक और पॉडकास्ट की। जी सर। इससे कम से कम हमारी जो छोटी सी कोशिशें या काविशें हैं जिंदगी में, वो दूसरों को मालूम होंगी और हमारे तलबा को भी शायद मोटिवेशन मिले। जी सर, जी जरूर जरूर, आगे बढ़ने का एक मौका मिले। जी सर, जी सर। मैं इनके टाकीज़ का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा। थैंक यू सर, थैंक यू।